हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द एमएस साइंस एकेडमी। मैं हूं मीनू श्रीवास्तव और आज हम डिस्कस करेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जैसे कि हम असे के लिए इससे रिलेटेड हम बात कर चुके हैं कि असे बेसिकली या माइक्रोबायोलॉजिकल असे क्या है कि इसके अंदर हम किसी भी चीज़ का की एफिशिएंसी डिटरमाइन करते हैं किसी भी नोन्स के साथ, किसी भी नोन वैल्यू के साथ हम किसी अननोन वैल्यू को जस्टिफाई करते हैं। ठीक है, यानी कि सपोज दैट कि जैसे एंटीबायोटिक है तो एंटीबायोटिक में हमारे पास कोई नोन कंसंट्रेशन है और उसका जो क्वालिटी है, उसका जो प्रॉपर्टी है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट करने का, और एक हमारे पास अननोन है तो अननोन को हम नोन से जो है हम उसमें मिलाएंगे कि भाई ये इसका कितना कंसंट्रेशन जो है इफेक्टेड है। ठीक है, तो अननोन कंसंट्रेशन को पता करने के लिए या अननोन एफिशिएंसी को पता करने के लिए हम पता करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल असे। ठीक है, अब देखिए, इट इज बेस्ड अपॉन द कंपैरिजन ऑफ द इनिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म M.OMS मींस माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय मेजर्ड कंसंट्रेशन ऑफ द एंटीबायोटिक टू बी एग्जामिन्ड। ठीक है, विद द नोन कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास जो है एक यहाँ पर हम इनिबिशन, ग्रोथ इनिबिशन जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट करना एंटीबायोटिक का काम है। ठीक है, हम जानते हैं एंटीबायोटिक क्या है, माइक्रोब से ही एक्सट्रैक्ट आउट किया हुआ मटेरियल है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट करता है। ठीक है, बाय मेजर्ड कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक टू बी एग्जामिन्ड, तो इसकी कंसंट्रेशन को मेजर करना जिसको हम एग्जामिन करना चाहते हैं, टू बी एग्जामिन्ड टेस्ट एंटीबायोटिक, जिसको मैंने नाम दिया है टेस्ट एंटीबायोटिक या सैंपल एंटीबायोटिक विद द नोन कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन जो स्टैंडर्ड की जो नोन है, नोन कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक प्रिपरेशन। तो यहाँ पर जो एंटीबायोटिक है उसकी नोन कंसंट्रेशन जिसको हमने स्टैंडर्ड लिया है उसके बिहाफ पे, यानी उसके साथ साथ मैं एक जो है ऐसी कंसंट्रेशन जो कि जो है इनिबिट करती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को एंटीबायोटिक की, उसको मैं पता करना चाहती हूँ। इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं, कपलेट मेथड एंड टर्बिडिटी मेथड, टर्बिडीमेट्रिक मेथड। ठीक है, कपलेट मेथड या M डॉट मतलब कि मेथड, टर्बिडीमेट्रिक मेथड। ठीक है, कपलेट मेथड को यहाँ पर मेथड ए के नाम से भी आप पता कर सकते हैं, मेथड ए भी बोला जाता है उसको, और टर्बिडीमेट्रिक मेथड इसे हम मेथड बी भी बोलते हैं। जनरली जो कपलेट मेथड है वो डिफ्यूजन मैकेनिज्म पे काम करता है, यानी कि जो एंटीबायोटिक है उसको हम पहले डिफ्यूज होने देते हैं पेट्री प्लेट के अंदर, और फिर माइक्रोबियल ग्रोथ को हम देखते हैं कि कितना उसमें ग्रोथ में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिशन हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये यहाँ पर एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक है। ठीक है, ANTI मतलब एंटीबायोटिक, ये ध्यान रखिएगा। एंटीबायोटिक डिफ्यूज थ्रू द सॉलिडिफाइड अगार इन पेट्री प्लेट, तो जो एंटीबायोटिक है वो पेट्री प्लेट में डिफ्यूज हो जाती है, और जोन ऑफ इनिबिशन ZOI जोन ऑफ इनिबिशन बनता है। मतलब कि जैसे ये आपका पेट्री प्लेट है ना, यहाँ पर आपने एंटीबायोटिक डाली है ना, जैसे ये आपने एक होल है जिसमें एंटीबायोटिक डाली, अब ये डिफ्यूज हो रही है। अब ये डिफ्यूज होके क्या करती है कि जैसे इसने इतने एरिया में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को इनिबिट कर दिया है, तो यहाँ पर इतना एरिया जो है कहलाएगा आपका जोन ऑफ इनिबिशन, यानी इसने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को यहाँ पर इनिबिट कर दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर कपलेट मेथड के अंदर हम जोन ऑफ इनिबिशंस को मेजर करते हैं, और यहाँ पर पहले जो एंटीबायोटिक है उसको डिफ्यूज किया जाता है उस पेट्री प्लेट के अंदर, वो इजीली डिफ्यूज हो जाती है सब तरफ, देन फिर हम उसकी इनिबिशन को जोन ऑफ इनिबिशन को देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो सेकंड मेथड है दैट इज द टर्बिडीमेट्रिक मेथड। टर्बिडीमेट्रिक मेथड को हम मेथड बी भी बोलते हैं। इसे हम ये कहते हैं कि यहाँ पर सबसे पहली बात है कि टर्बिडिटी क्यों आती है। टर्बिडिटी इसलिए आती है किसी भी प्रिपरेशन में, किसी भी कल्चर मीडिया के अंदर, कि जब उसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है तो वो कल्चर मीडिया को टर्बिड कर देता है, धुंधला कर देता है, ओपेक कर देता है। ठीक है, तो यानी कि अगर जब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म की, जैसे हमने कल्चर मीडिया लिया है किसी टेस्ट ट्यूब में, ये कल्चर मीडिया लिया है तो अब ये टर्बिड प्रिपरेशन होगा, इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म ले लिया है तो ये जब इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी तो ये टर्बिड प्रिपरेशन हो जाएगी, यानी कि धुंधली प्रिपरेशन हो जाएगी, हमें धुंधलापन दिखने लग जाएगा। अब यहाँ पर जब हम इसमें एंटीबायोटिक डालेंगे तो एंटीबायोटिक डालने से इसकी टर्बिडिटी में कमी आएगी। क्यों कमी आएगी? क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कौन किल करने लग जाएगा? एंटीबायोटिक प्रिपरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी टर्बिडिटी में कितनी कमी आई है वो हम इसमें पता करते हैं टर्बिडीमेट्रिक मेथड में। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने लिखा है बेस्ड ऑन इनिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रोबियल सेल इन ए लिक्विड कल्चर मीडिया। तो इसके अंदर हम कौन सा मीडिया लेते हैं? लिक्विड कल्चर मीडिया। ठीक है,
टर्बिडिटी ऑफ कल्चर रिड्यूसेस एंड दिस वाज ऑब्जर्व्ड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिकली। ठीक है, तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जब वो कल्चर मीडिया में ग्रो करते हैं तो वो टर्बिडिटी आती है, और उस टर्बिडिटी को, जो कल्चर का टर्बिडिटी प्रिपरेशन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा जब उसमें हम एंटीबायोटिक इंट्रोड्यूस करते हैं। तो वहां पर क्या हो जाता है कि टर्बिडिटी में कितना परसेंटेज में कमी आई, उससे हम उसकी जो है एफिशिएंसी, कितनी एफिशिएंट वो एंटीबायोटिक है, उससे थ्रू हम पता करते हैं। तो कपलेट मेथड में हम जोन ऑफ इनिबिशंस के थ्रू पता करते हैं, और टर्बिडिमेट्रिक मेथड में हम टर्बिडिटी के रिडक्शन के हिसाब से पता करते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कपलेट मेथड की। हम दोनों ही मेथड पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम जल्दी से बात कर लेते हैं कपलेट मेथड की। कपलेट मेथड में, इसको हमने मेथड ए भी बोला है, इसमें जो जो रिक्वायरमेंट्स होती है वो हम पढ़ते जाएंगे, फिर फटाफट से प्रोसीजर्स पढ़ेंगे। कपलेट मेथड में सबसे पहले कल्चर मीडिया होते हैं, मतलब कि जो हमें कल्चर मीडिया किसी एंटीबायोटिक प्रिपरेशन के लिए लेनी चाहिए। फार्माकोपिया में करीबन 10 कल्चर मीडियाज इसमें स्पेसिफाइड हैं, जिनको A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ये प्रिपरेशंस बोले जाते हैं। ठीक है, उनका डायग्राम आपको यहाँ पर फ्रंट में बोर्ड में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कल्चर मीडिया, अगर आप देख पा रहे हैं कि 10 कल्चर मीडियाज हैं जो कि IP के अंदर प्रिस्क्राइब्ड हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो कल्चर मीडियाज हैं इनकी प्रिपरेशन जनरली, इनका जो pH है वो 6.5 से 7.5 तक रखा जाता है। इसमें करीबन हम 1 मोलर NaOH या 1 मोलर HCl के थ्रू हम इसके pH को मेंटेन करते हैं। ठीक है, 1 मोलर NaOH और 1 मोलर HCl के थ्रू हम इसके pH को 6.5 से 7.5 तक मेंटेन करते हैं। सेकंड है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन आपके pH को फ्लक्चुएट होने से बचाता है। ठीक है, और इसमें जो बफर सॉल्यूशन जो ऐड करते हैं दैट इज डाइपोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। ये एक मिनट वायर उलझ रहा है, जो है डाइपोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट। डाइपोटेशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट एंड पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये दो आपके जो है बफर्स हैं जो कि आपके pH को फ्लक्चुएट नहीं होने देते हैं। ठीक है, उसके बाद है थर्ड आपका स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन, यानी कि अब आपके पास जो स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है, यानी कि जिससे आप जो है आपकी एंटीबायोटिक को जो है मेजर करेंगे, आपके अननोन चीज को मेजर करेंगे, अननोन एंटीबायोटिक को, उसके साथ नोन एंटीबायोटिक जो है उसको आप जो है कर सकते हैं। इसमें एक चीज थोड़ी सी मुझे कंफर्म कर लेने दीजिए, फिर मैं आपको एक बार बताती हूँ कि यहाँ पर जो है हाँ ठीक है, तो स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशन जो है एक्यूरेटली वेट करते हैं। अच्छा, अब स्टैंडर्ड स्टॉक सॉल्यूशंस कैसे बनाते हैं? आप एक्यूरेटली वेट क्वांटिटी ऑफ स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक एड इन अप्रोप्रिएट सॉल्वेंट, यानी कि जो आपका जैसे आपका कोई भी नॉन एंटीबायोटिक है, उस एंटीबायोटिक को आप प्रॉपर सॉल्वेंट में जो कि IP में प्रिस्क्राइब है, उसमें आप स्पेसिफाइड इन IP, ठीक है, उसमें आप डाल के डिजोल्व करके रख लें, स्टॉक बना के रख लें। दिस स्टॉक कीप इन रेफ्रिजरेटर फॉर स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। और फिर जब आप स्टॉक बना के, सपोज दैट कि जैसे 200 माइक्रोग्राम पर ml में डिजोल्व करना है, ठीक है, और उसका वॉल्यूम आपने मेकअप कर दिया 1000 ml तक या 1 लीटर तक, ठीक है, ये आपने एक स्टॉक प्रिपरेशन बना के रख दिया। 200 माइक्रोग्राम 200 माइक्रोग्राम की प्रिपरेशन आपने 1000 ml में डिजोल्व करके रख ली, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर जो है आपका ये आपने स्टॉक बना के रख लिया, रेफ्रिजरेटर में रख लिया, लेकिन उसको पूरी लाइफ लॉन्ग नहीं रख सकते आप, उसके लिए पर्टिकुलर टाइम पीरियड प्रिस्क्राइब है IP में कि भाई इसको आप 2 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ही आप उसको रख सकते हो, यूज कर सकते हो एज ए स्टॉक प्रिपरेशन, ठीक है। उसके बाद आप उसको डिस्कार्ड कर देंगे, खत्म कर देंगे। यहाँ पर जो है एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि अलग अलग एंटीबायोटिक्स के लिए, अलग अलग तरह के एंटीबायोटिक्स के लिए अलग अलग मेथड्स अप्लाई करते हैं। यहाँ पर आपको बोर्ड में एक जो है लिस्ट मिल रही होगी कि इस एंटीबायोटिक को हम इस वाले जो है इस मेथड से, यानी कपलेट मेथड से या टर्बिडिटी मेथड से, आपको यहाँ पर एक लिस्ट आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो यही लिस्ट हमको IP में मिली हुई है, IP से ही हमने लिया है कि भाई इस वाले एंटीबायोटिक के लिए ये वाली जो आपके पास मेथड है वो हमें इंप्लीमेंट करना है, ठीक है। अब उसके बाद जो है प्रिपरेशन ऑफ टेस्ट सैंपल। अब जो टेस्ट सैंपल है, यानी कि ये जो आपको जो दिया गया है, जो भी आपको अननोन कंसंट्रेशन दी हुई है किसी भी एंटीबायोटिक की, द टेस्ट सैंपल डिसॉल्व इन सुटेबल सॉल्वेंट। अब जो आपको टेस्ट सैंपल दिया हुआ है वो आपको प्रॉपर सॉल्वेंट में डिसॉल्व करना है, देन उसको आप जो है टेस्ट सैंपल बना के रख लेंगे। नाउ
टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेट्स, प्रिपेयर, यहाँ पर लिखना आप प्रिपेयर टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्लेट। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए जो है यहाँ पर कौन सा, ये सबसे पहली बात ये है कि यहाँ पर आपको स्क्रीन पे एक लिस्ट मिल रही है, ठीक है। अब ये देखिए, ये लिस्ट कहती क्या है, ये लिस्ट ये कहती है कि यहाँ पर जो टेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, यानी पर्टिकुलर एंटीबायोटिक के लिए पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही आप इंप्लीमेंट करोगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए कोई सी भी मेथड आप इंप्लीमेंट कर दो, तो पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए पर्टिकुलर एंटीबायोटिक पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए ही इंप्लीमेंट करोगे, मतलब कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी स्पेसिफाइड होना चाहिए, ये कहता है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ पर जो है हम कोई भी मुंह उठा के माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं ले सकते, हमें पर्टिकुलर स्पेसिफाइड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही यूज करना है। इसके बाद जो है यहाँ पर प्रिपेयर फर्स्ट अगार, अब हम क्या करते हैं, कुछ टेस्ट प्लेट्स बना के रखते हैं, पेट्री प्लेट्स, ठीक है। पेट्री प्लेट्स अगर हम बना के रखेंगे तो हमारा काम कंपैरेटिवली इजी हो जाता है, क्योंकि इससे हमें क्या हो जाएगा कि हमारा पूरा प्रिपरेशन बहुत स्मूथ चला जाएगा और हमें ज़्यादा एफर्ट नहीं है। भाई हमारे पास स्टॉक बना रखा हुआ है, हमारे पास प्लेट्स बनी हुई रखी है, अब हमें सीधे सीधे टेस्ट लगाना है, ठीक है। अब हमने क्या करा है कि हमारे पास प्रिपेयर फर्स्ट लेयर ऑफ अगार, जो आपके अगार मीडियम्स हैं, जो आपके अभी हमने लिस्ट में देखे थे, उस तरीके से आप मीडियम बनाएंगे, ठीक है। और मीडियम की जो पेट्री प्लेट्स हैं, उन मीडियम को आप पहले डिसॉल्व करके रख लेंगे, और जो आपकी पेट्री प्लेट्स हैं उस पे आप फर्स्ट लेयर डालेंगे। यहाँ पर एक बात ध्यान रखना है कि आपको जो भी ग्लासवेयर्स आप यूज कर रहे हैं वो ऑलरेडी स्टरलाइज्ड हो, डिसइंफेक्टेंट हो, बहुत अच्छे से क्लीन हो, ठीक है। कहीं भी आपकी अगर कोई भी प्रिपरेशन गड़बड़ है तो आपका पूरा प्रोसीजर गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। तो आप सारे ग्लासवेयर, सारी हैंडलिंग बहुत एसेप्टिकली करेंगे। यहाँ पर जो पेट्री प्लेट्स हैं उनको भी आप पहले से अच्छे से वॉश करके स्लाइस करके रख लेंगे। प्रिपेयर फर्स्ट लेयर ऑफ अगार, उसमें आप एक लेयर अगार का डाल देंगे। ये जो प्लेट है इसमें आपने फर्स्ट लेयर डाल दी, एक पतली सी लेयर बना दी। नाउ ओवर द फर्स्ट लेयर सेकेंड लेयर इज एडेड विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब क्या करेंगे, आपके पास जो कल्चर मीडिया है उसको आपने डिसॉल्व करके रख लिया, जो है ऑटोक्लेव कर लिया, ठीक है। अब उस मीडिया के अंदर आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ऑलरेडी आपका ग्रोथ है, जो आपका पहले से ही प्रिपेयर्ड है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्योंकि उसकी ग्रोथ आप पहले से करके रखेंगे, ठीक है, या तो रेफ्रिजरेटर में या कहीं भी, तो उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आपको उस मीडिया में डाल देना है, ठीक है। तो सेकंड लेयर इज एडेड विद द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब जो आपने सेकंड लेयर डाली है उसको आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म के साथ डालेंगे, ठीक है। और उस ड्यूरेशन में टेम्परेचर 40 to 50 डिग्री सेल्सियस ही रखेंगे। उससे ज़्यादा अगर अपन रखेंगे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या हो जाता है, किल हो जाता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है, तो आपकी ग्रोथ नहीं आएगी, उसमें आपका रिजल्ट्स नहीं आएंगे, ठीक है। और करीबन ये जो लेयर बनती है, इस दोनों लेयर की मिला के जो मोटाई होती है, विड्थ होती है, वो करीबन 4 mm तक होती है, 4 मिलीमीटर तक होती है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है, ठीक है, स्टोर सच प्लेट, ये विड्थ आ गई। स्टोर सच प्लेट्स एट पर्टिकुलर टेम्परेचर। अब इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे अब हम उन प्लेट्स को प्रिपेयर करके रखेंगे, एट विच दे विल नॉट ग्रो एंड नॉट डाई, ठीक है। मतलब कि उन प्लेट्स को हम एज ए स्टॉक प्रिपरेशन जैसे उसको हम रख लेंगे, जब भी हमें जरूरत होगी हम उसको यूज कर लेंगे। टेम्परेचर वो होना चाहिए कि जिस पे ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म मरे और ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिंदा बचे, मतलब कि ना ग्रोथ दिखाए, ठीक है, यानी कि एक न्यूट्रल कंडीशन में वो मेंटेन रहे। अब जब भी हमें चाहिए होगा हम उन प्लेट्स को यूज कर लेंगे, ठीक है। एट असे टाइम यूज दैम, अब मैंने लिखा है कि जब असे हमको करना होगा तब हम उसको यूज कर लेंगे। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके प्रोसीजर की। प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले जो हमारे पास स्टॉक प्रिपरेशन है, इससे हम 5 डाइल्यूशंस बनाएंगे। 5 डाइल्यूशंस हम इस तरीके से बनाएंगे, जैसे आपने हमारे पास सपोज दैट ये लिया हुआ है कि 200 माइक्रोग्राम जो ड्रग है उसको आपने 1000 ml में डिसॉल्व कर लिया, सपोज दैट ऐसा मान रहे हैं, ठीक है। तो आप इससे 5 प्रिपरेशंस बनाओगे, S1, S2, S3, S4, S1, S2, S3, S4 एंड S5, 5 प्रिपरेशंस आप बनाओगे इसमें, ठीक है। जिसमें से S1 प्रिपरेशन जो होगी, यानी कि जो आपकी फर्स्ट प्रिपरेशन आप उसको नाम दोगे जिसमें कंसंट्रेशन इसकी लोएस्ट हो, ठीक है, समझ में आया। आप S1 प्रिपरेशन जो होगी उसमें आपका, मैं इसमें ब्लैक पेन ले लूँ, इसमें S1 प्रिपरेशन में ये ध्यान रखिएगा, S1 प्रिपरेशन आप उसको नाम देंगे जिसमें कंसंट्रेशन लोएस्ट हो, जिसमें लोएस्ट कंसंट्रेशन हो, कम से कम, ठीक है। और
सबसे मिनिमम, और S5 वो कंसंट्रेशन होगी जिसमें हाईएस्ट कंसंट्रेशन हो, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब यहां पर जो है आपके पास 5, आपने स्टॉक सॉल्यूशन को लिया, स्टॉक सॉल्यूशन में से आपने 5 डाइल्यूशंस बना लिए, S1, S2, S3, S4 एंड S5, ठीक है। अब यहां पर आपने जो पेट्री प्लेट्स आपने प्रिपेयर करके रखी हुई थी, उन पेट्री प्लेट्स को लिया, उनमें से आपने कितनी पेट्री प्लेट्स ली, 12 पेट्री प्लेट्स आपको लेनी है, टेक 12 पेट्री प्लेट्स। अब उन पेट्री प्लेट्स में से या तो आपको होल करना है, मेक होल्स, या तो आपको उनको होल कर देना है, यानी कि आपको हर पेट्री प्लेट में आपको 6 होल्स करने हैं, ठीक है। बोरोर की मदद से आप स्टेरलाइज बोरोर ले लें और उससे उसको होल कर दें ताकि उसमें वो जो सॉलिड अगार है वो हट जाए, उतना ग्रूव आपको बनाना है। या आप एक और काम कर सकते हैं कि आप पेपर डिस्क भी ले सकते हैं, या आप ऐसा कर सकते हैं मेटल सिलेंडर ले सकते हैं। अगर आपने जो यहाँ पर जो है होल लिया है, तो होल के अंदर आप अपना जो है प्रिपरेशंस डालेंगे, वो कैसे डालेंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। अगर आपने मेटल सिलेंडर लिया है, यानी कि आपने अगार प्लेट के ऊपर, आपने अगार प्लेट्स हैं उसके ऊपर आपके छोटे छोटे यानी कि 6 मेटल सिलेंडर रख लिए और आपकी प्रिपरेशंस जो है थोड़ी थोड़ी उसमें डाल दी, कैसे डालनी है वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। उसके बाद अगर आपने इन दोनों के अलावा ये मेथड भी नहीं अपनाया, आपने तीसरा मेथड अपनाया पेपर डिस्क, तो आपने छोटे छोटे पेपर डिस्क लेने हैं, यानी फिल्टर पेपर के छोटे छोटे होल्स कट करने, छोटे छोटे पेपर्स के मतलब फिल्टर पेपर के छोटे छोटे पीसेस, गोल पीसेस कट करने हैं, उनको आपकी प्रिपरेशन में डिप करके रखना है एंड देन उस प्लेट पे जमा देना है, ठीक है। जैसे आपने ये पेट्री प्लेट है और इसके ऊपर आपने छोटे छोटे आपके फिल्टर पेपर्स के जो है ये जमा दिए, ठीक है। इन फिल्टर पेपर को पहले आपको प्रिपरेशन में डिप करना है ना, पहले आपने फिल्टर पेपर को आपकी प्रिपरेशन में सोक कर लिया, देन फिर आपने आपकी मेटल प्लेट जो अगार प्लेट है उस पर रख दिया, इस तरीके से दूर दूर रख दिया। तीनों तरीकों में से कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। अब ये चीज ध्यान में रखिएगा, S1 प्रिपरेशन में लोएस्ट है, S5 में कंसंट्रेशन हाईएस्ट है, ठीक है। अब आप 12 पेट्री प्लेट्स ले ली, उसको किस तरीके से अरेंज करना है, आपको 4 सेट्स में अरेंज करना है, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी, ठीक है। 4 आपको सेट बनाने हैं और चारों सेट में आपको 3-3 पेट्री प्लेट डिवाइड कर देनी है, ठीक है। अब आपको करना क्या है कि आपको यहां पर ये जो मैंने रेड कलर से बनाया है, रेड कलर की प्रिपरेशन है आपकी S3 की, ठीक है। तो आपको हर प्लेट में, हर सेट की, मैं दोबारा बोल रही हूं, हर सेट की हर एक प्लेट में अल्टरनेट में S3 डाल देना है, अल्टरनेट में S3 डाल देना है, अल्टरनेट में S3 डाल देना है। S3 प्रिपरेशन जो है आपको डाल देनी है, थोड़ी आप उसको ड्रॉपर की हेल्प से, स्टेरलाइज ड्रॉपर की हेल्प से या टेस्ट ये जो पिपेट की हेल्प से आप उसको डाल देंगे, या जो भी आपने तरीका यूज किया उसमें डाल देंगे आप, ठीक है। आपको अल्टरनेट में S3 डालना है, देन फिर ये जो बीच के बचे आपके फर्स्ट आपके सेट ए वाली पेट्री प्लेट्स में आपको S1 प्रिपरेशन डालनी है। S2 पेट्री प्लेट्स जो सेट बी है इसमें आपको अल्टरनेट में, जो मैंने यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर से बनाया है वो S1 है, ये ध्यान रखिएगा, ग्रीन कलर से बनाया है मैंने वो S1 है, जो मैंने ब्लू कलर से बनाया है वो S2 है, ठीक है, वो S2 प्रिपरेशन है, ठीक है। और जो मैंने ब्लैक कलर से बनाया है वो S4 प्रिपरेशन है, और जो मैंने नहीं बनाया है वो S5 प्रिपरेशन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर समझिए इसको करना कैसे है कि अल्टरनेट में आपने S3 सभी 12 पेट्री प्लेट्स में सभी के होल्स में फिल कर दिया। नाउ अब सेट ए में S1 डाल देना है अल्टरनेट में, सेट 2 में S2 प्रिपरेशन डाल देना है, सेट सी में आपको S4 प्रिपरेशन डाल देना है, और सेट डी में आपको S5 प्रिपरेशन डाल देना है। इसमें कहीं से कहीं तक ये कंफ्यूज नहीं होना है कि S3 कहां गई, S3 प्रिपरेशन तो ऑलरेडी आपने सब में डाल दी है, ठीक है, सभी के अल्टरनेट में आपने S3 डाल दी है, ठीक है। अब ये सारी प्लेट जो होंगी, लीव द पेट्री डिश 1 to 4 आवर फॉर प्री इंक्यूबेशन डिफ्यूजन। अब इनको 1 से 4 घंटे के लिए आपको डिफ्यूजन मतलब कि इनको इस एंटीबायोटिक को डिफ्यूज होने देना है, देन फिर उनको 18 घंटे के लिए इंक्यूबेट देम फॉर 18 आवर्स एट स्पेसिफिक टेम्परेचर एंड मेजर जोन ऑफ इनिबिशन, ZOI जोन ऑफ इनिबिशन, यानी कि अब इन पेट्री प्लेट्स को आपको 18 घंटे के लिए जो है इंक्यूबेशन के लिए रखना है। देन फिर अब इनमें जोन ऑफ इनिबिशन जो आएगा, सपोज दैट यहां पर इतना जोन ऑफ इनिबिशन आया,
इसमें और ज़्यादा आया, इसमें और ज़्यादा आया, और S5 जो कि हाईएस्ट कंसंट्रेशन है उसमें सबसे ज़्यादा जोन ऑफ इनिबिशन आया। तो उनको या तो आप स्केल की मदद से या वर्नियर कैलिपर की हेल्प से जो है आप उसको मेजर करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद 6th लेवल पे हमको क्या करना है वो हम बात कर लेते हैं फटाफट से। इंक्यूबेशन के बाद हमने आगे क्या करेंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले हम ये बता देते हैं कि हमने यहाँ पर टेस्ट प्रिपरेशंस भी कैसे की हैं। टेस्ट प्रिपरेशन के लिए हमारे पास यहाँ पर हमने 3 पेट्री प्लेट्स का सेट लिया है जिसमें हमने वही 6 ग्रूव्स किए हैं, और यहाँ पर उनके अल्टरनेट में हमने S3 प्रिपरेशंस जो हमने यहाँ डाली थी वो हमने यहाँ पर लगाई हैं, वो हमने अल्टरनेट में डाल दी हैं। और फिर यहाँ पर हमारे पास जो टेस्ट प्रिपरेशंस हैं वो हमने यहाँ पर डाल दी हैं, ठीक है। ये टेस्ट प्रिपरेशंस है आपकी, टेस्ट 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 मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि 3 पेट्री प्लेट्स अलग से जो है उनमें हमने टेस्ट प्रिपरेशंस डाल दी हैं। टेस्ट प्रिपरेशंस आपकी अननोन कंसंट्रेशन है जिसको हमको मेजर करना है। अब यहाँ पर कैलकुलेशन कैसे करेंगे वो समझने वाली बात है। यहाँ पर जो आपका स्टैंडर्ड है, STD मतलब स्टैंडर्ड यहाँ पर 9S1, जैसे यहाँ पर देखिए टोटल कितने S1 थे, 3, यहाँ पर 3 3 6 3 9, हमारे पास 9S1 थे। 9S1 9S3 के रेफरेंस में, 9S2 9S3 के रेफरेंस में, 9S4 9S3 के रेफरेंस में, 9S5 और आपका 9S3 के रेफरेंस में। यही था हमारा। देखिए आपका यहाँ पर 1 2 3 S1, 3 3 6 3 9 यानी कि 9S1, 3 3 6 3 9 9S2, 3 3 6 3 9 9S4, 3 3 6 3 9 9S5, ठीक है। हमारे पास 5 जो है मतलब 9 जो है वो S5, 9S1 9S2 9 मतलब 9S1 9S2 9S4 9S5 किसके रेफरेंस में, 9S3 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 के रेफरेंस में। अगर आप टोटल जोन ऑफ इनिबिशन S3 के काउंट करेंगे तो वो आपके 36 S3 आएंगे। 9 9 2 18, 3 37, 4 36, ठीक है। तो 36 S3 आपके जोन डायमीटर्स यानी जोन ऑफ इनिबिशन हमको मिलेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर जो है हमारे पास यहाँ पर 36 जोन ऑफ इनिबिशंस जो हैं, इसके बाद जोन ऑफ इनिबिशंस की जो वैल्यूज हैं 36 जोन ऑफ इनिबिशंस की वैल्यूज हमें यहाँ पर इनका एवरेज ले लेंगे। जो भी जोन ऑफ इनिबिशंस आपका आएगा, जो भी आपका वर्नियर कैलिपर या आप स्केल की हेल्प से लेंगे, उनका आपको एवरेज लेना है और हर सेट की कैलकुलेशन करनी है। कैसे करनी है वो मैं आपको समझाती हूँ। यहाँ पर आपकी जो 36 S3 है, सपोज दैट उसका जो डायमीटर आया है, जोन ऑफ इनिबिशन आया है 18.0 mm आया है। ये 36 S3 का जोन ऑफ इनिबिशन है। और आपके सेट ए के लिए जो आपका जोन ऑफ इनिबिशन आया है वो 9S3 के लिए में भी वो आपका आया है 17.4, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपका 36 S3 का जोन ऑफ इनिबिशन आप हमेशा अपने ध्यान में रखेंगे कि इतना आया है, एवरेज निकालेंगे, ठीक है। 36 का जितने भी वैल्यूज आई हैं उनमें डिवाइडेड बाय 36 कर दोगे आप तो एवरेज निकल के आ जाएगा, इतना आया है। ऐसे ही S3 में हर एक S3 का मेजर करोगे, इसमें हर एक S3 का मेजर करोगे और एक आप एवरेज सबको ऐड करके और 9 से डिवाइड कर दोगे तो आपको एवरेज आ जाएगा, ठीक है। अब इससे हिसाब से हम करेक्शन फैक्टर निकालेंगे। करेक्शन फैक्टर में आपको इसका 36 की वैल्यू को आप 9 से माइनस करोगे तो ये आपका सपोज दैट ये आ गया आपका 0.6, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ गई 0.6, ठीक है। अब आपका हुआ क्या, सेट ए के अंदर आपको 9S1 की वैल्यूज जो हैं, अब आपको सेट ए के अंदर आपको जो है 9 जो S1 है 9S1 की वैल्यू सपोज दैट 14.2 आई, ठीक है, 14.2 आई। और यहाँ पर करेक्शन फैक्टर कितना था 0.6, तो आपने इसको यहाँ पर ऐड कर दिया तो ये 14.8 हो गया और ये आपकी वैल्यू बन गई A, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेट बी की। सेट बी के अंदर आपको S2 ये आपका जो है, अब सेट बी के लिए जो आपका S3 वाला है वो यहाँ पर जो है सेट बी के लिए दोबारा से आप 9S3 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। सेट बी के लिए वापस से आप 9S3 की वैल्यूज निकालेंगे क्योंकि उसमें भाई 9S3 है ना इसमें आपके, ठीक है, वो 18.3 आया। यहाँ पर सेट ए में 9S3 की वैल्यूज का एवरेज आया था 17.4। जरूरी नहीं है हर सेट में वो सेम हो, जरूरी नहीं है, ठीक है। तो आपके यहाँ पर सेट बी के अंदर जो 9S3 वाले जो हैं उनका एवरेज आया 18.3, ठीक है। और 36 S3 का तो ये जो ऑलरेडी हम बना चुके 36 वाला जो टोटल है वो एवरेज तो सबका सेम ही चलेगा,
वो है आपका 18, ठीक है। अब यहां पर आप देखिए कि यहां पर 9s3 की वैल्यूज 36s3 की वैल्यूज से कंपैरेटिवली ज्यादा है, तो करेक्शन फैक्टर जो होगा इसका नेगेटिव में आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका 36 की वैल्यू ज्यादा आनी चाहिए थी, लेकिन यहां कम है, तो ये यहां पर आप जब इसमें से ये माइनस करोगे तो वैल्यू नेगेटिव आएगी। ये ध्यान रखिएगा कि 36 की वैल्यू अगर ज्यादा आ रही है तो करेक्शन फैक्टर आपका पॉजिटिव में आएगा। 36s3 की वैल्यू अगर कम आ रही है एज कंपेयर टू 9s3 से, तो करेक्शन फैक्टर माइनस में आएगा, ठीक है। अब आपका सेट बी में 9s2 है, सेट बी में आपके 9s2 की वैल्यू है, उसकी एवरेज वैल्यू आपने काउंट कर ली 15.4, मतलब सबका हर एक का डायमीटर आपने कैलकुलेट किया, फिर उसको आपने 9 से डिवाइड कर दिया 15.4। तो इसमें जो CF मतलब करेक्शन फैक्टर आएगा दैट इज 15.4 प्लस माइनस 0.3, तो ये हो गया आपका 15.4 माइनस 0.3, तो ये हो गया 15.1। ऐसे आपने, ये हो गया B, ये आपका A हो गया, ये हो गया B हो गया। सेम इसी तरीके से आप जो है S4, S5, S3 के लिए कैलकुलेट करेंगे और लाइक दिस आप A, B, C, D, E ये आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये चारों पांचों वैल्यूज जब आप फाइंड कर लोगे तो आपको ये सारी वैल्यूज जो हैं इनको आप सेमी लॉग ग्राफ पे आप इनको जो है वैल्यूज पुट करके जोन ऑफ इनिबिशन और लॉग कंसंट्रेशन यानी ABCDE इन 5 वैल्यूज को आप जब ड्रॉ करोगे और फिर यहां पर आप करोगे तो आपका लीनियर ग्राफ आना चाहिए। देखिए मैंने लिखा है ड्रॉ दिस करेक्टेड वैल्यूज ऑन सेमी लॉग ग्राफ पेपर विद लॉग कंसंट्रेशन ऑन एक्स एक्सिस एंड जोन ऑफ इनिबिशन ऑन वाई एक्सिस। जोन ऑफ इनिबिशन आपका वाई एक्सिस और लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबायोटिक ऑन एक्स एक्सिस, ये हम फाइंड आउट कर लेंगे। नाउ यहां पर जो है हम देखते हैं कि स्ट्रेट लाइन, अगर सपोज दैट कि ये आपकी स्ट्रेट लाइन नहीं आती है, वैसे तो ये स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, लेकिन सपोज दैट किसी फ्लक्चुएशन की वजह से ये स्ट्रेट लाइन नहीं आ पाती है, तब आप L और H को फाइंड करेंगे। L को फाइंड करने का तरीका है, इसका फॉर्मूला है 3A प्लस 2B प्लस C माइनस E, और यहां पर H को फाइंड करने का फॉर्मूला है 3E प्लस 2D प्लस C माइनस A अपॉन 5, ठीक है। L जो है वो लोएस्ट कंसंट्रेशन है, यहाँ पर लोएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स लाइन, एंड H जो है वो हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑन स्टैंडर्ड रिस्पॉन्स लाइन, ठीक है। और अगर आपका यहाँ पर पहले वाले ग्राफ में अगर स्ट्रेट लाइन नहीं आई है, देन आप L और H की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे, तब ऑटोमेटिकली आपका वैल्यूज जो है वो स्ट्रेट लाइन में आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर ये चीज हो गई। यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं सैंपल को हम कैसे करेंगे। सैंपल के अंदर आपका जो है एवरेज 9s3, जो यहाँ पर जो S3 की वैल्यूज हैं वो आपकी सपोज दैट आपने एवरेज निकाला तो 17.7 आया, और यहाँ पर जो सैंपल कंसंट्रेशन है उसका आपने एवरेज निकाला 9T सैंपल इज इक्वल टू टेस्ट सैंपल, ये आपका सपोज दैट आया 17.5, ठीक है। तो और आपका 36s3 की वैल्यू कितनी थी 18, तो ये आपका 18 आ गया। तो करेक्शन फैक्टर कितना हो गया आपका, करेक्शन फैक्टर यहां पर हो गया आपका 18 माइनस 17.7, ये मैं लिख देती हूं यहां पे 18 माइनस 17.7, तो ये हो गया आपका 0.3, ठीक है। तो प्लस में क्यों वैल्यू आई, क्योंकि 36 की वैल्यू ज्यादा थी, इसलिए वैल्यू आपकी आई ऑटोमेटिकली प्लस में, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब यहां पर एवरेज करेक्टेड वैल्यू फॉर अननोन कंसंट्रेशन, अगर आप उसको करेक्शन फैक्टर के साथ करेंगे तो 17.5 प्लस 0.3 तो 17.8। अब इस चीज को आप यहां एक्स्ट्रापोलेट कर देंगे, ये जो भी आपका जोन ऑफ डायमीटर 17.5 पे या 8 पे जो है उसको आप यहाँ एक्स्ट्रापोलेट करोगे, और फिर जब इसको आप एक्स एक्सिस पे डालोगे तो जो भी कंसंट्रेशन आएगी वो आएगी आपकी अननोन कंसंट्रेशन आपकी आ जाएगी, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली आपको अननोन कंसंट्रेशन यहाँ पे पता लग जाएगा। ये था आपका माइक्रोबायोलॉजिकल असे फॉर जस्ट एंटीबायोटिक फॉर कप प्लेट मेथड, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल असे फॉर टर्बिडिटिंग मेथड, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने सेपरेट कर दिया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे माइक्रोबायोलॉजिकल असे ऑफ एंटीबायोटिक फॉर टर्बिडिमेट्रिक मेथड, जिसे हमने मेथड बी का नाम भी दिया था।